सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और हमारे सभी श्रोताओं को धन त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सभी का यानी कि रेणु चतुर्वेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। और भाई जो आज है ना धन्वंतरी जी का जन्मदिन, या यूं कहें कि आरोग्य का दिन है हमारे लिए, और आज अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी है। जी हाँ। और एक तरीके से ये एक शुरुआत है इस पर्व की, क्योंकि 5 दिन का पर्व है और आज से शुरुआत हो जाती है और अगले 5 दिन तक जो बच्चे हैं उनकी बड़ी मौज मस्ती हो जाती है। भाई मौज मस्ती तो सबकी हो जाती है ना हाँ, लेकिन उनकी जो उम्र है वो बड़ी बेख्याली की है। हाँ। तो उनके आनंद का तो अलग ही अंदाज होता है। लेकिन आज जो हम आनंद मनाने वाले हैं अपनी सखियों के साथ, वो है कि उपभोक्ता और उनके अधिकार के बारे में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि खरीदारी इन दिनों बहुत सारी की जाती है, तो इस चीज में कहीं कोई धोखाधड़ी ना हो जाए या कुछ भी गड़बड़ हुई है तो उसके बारे में किस तरह से जागरूक रहना है, क्या क्या कर सकते हैं, ये थोड़ी सी बात हम करेंगे। और इसके बारे में एक ग्राहक के तौर पर हमारे क्या क्या अधिकार हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ताकि अगर आपके संग कभी धोखाधड़ी हो भी जाए तो आपके पास भाई दरवाजे खुले हैं, बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं ना। और आज जो दिवस है खास हमारा ये कि हम बताएंगे कि बच्चे हमारे क्या भविष्य में योजनाएं बनाएं या किस क्षेत्र में जाएं या नौकरी क्या करें, यानी करियर की बातें आज हम होंगी। और आज खेल से जुड़ी एक महिला की हम बात करने वाले नहीं, लेकिन आज तो ये तो बता दें कि भाई बैंकिंग के क्षेत्र में आज क्या क्या संभावना है, ये बता दें, है ना। और सखी विशेष है तो हमारी सखियां और हमारे श्रोता जानते हैं कि आज सखी विशेष में हम लेकर आते हैं खिलाड़ी, और आज हैं हरिका द्रोणावल्ली जो शतरंज के खिलाड़ी। तो चलिए उत्सव की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ में। ऐसा चलो। चमके रे सोना
ला 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 तो भाई झूमने नाचे का दिन तो है। हाँ। लेकिन ये निर्भर करता है कि हम जब अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो झूम नाच गाएंगे ना। हाँ। और क्योंकि त्योहारों की शुरुआत हो जाती है तो क्या होता है कि ये त्योहार ऐसे होते हैं जहाँ भोजन भी बड़ा गरिष्ठ बनता है, मिठाइयाँ बहुत होती हैं, तो कहीं वो स्वास्थ्य पे असर ना हो इसका हमें ध्यान रखना है। चंचल, केवल ये त्योहार क्यों, हर त्योहार में यही होता है कि तवा नहीं चढ़ेगा यानी कि तली भुनी चीज खाई जाएगी। और जब हम ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि सीधे पेट जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है ना। जबान तो बड़ी खुश होती है लेकिन पेट कहीं ना कहीं बड़ा नाराज होता है कि ये क्या भेज रहे हो हमारे पास। और खास तौर पे जब उम्र दराज जब हो जाते हैं, जब पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी क्षीण होने लगती है, तब ये समस्या और बढ़ जाती है। तो बच्चों के तो मजे हैं कि भाई उनको नए नए पकवान बन रहे हैं, वो खाते हैं, खेलते हैं और मस्त रहते हैं। लेकिन आज जो हम कह रहे हैं कि आज हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, तो वो इसीलिए है कि जैसा प्राचीन काल से ये पौराणिक कथाएं चली आ रही हैं कि मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ और उसमें बहुत सारे रत्न निकले और उसी के साथ एक कलश के साथ में धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए। और सिर्फ स्वास्थ्य और आरोग्य की बात होती है और स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता माने जाते हैं और वैद्यों के राजा माने जाते हैं। और अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे, तो इसी से जुड़ी बहुत सारी परंपराएं चली आती हैं, कथाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, क्योंकि उसमें अमृत कलश था, यानी कि लोगों को स्वस्थ करने की चीज थी उसमें। और बहुत समृद्ध हमारा देश रहा है इन चीजों को लेते हुए। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने साहित्य और ग्रंथ और शास्त्र लिखे हैं इस चीज पर। जी हाँ, बिल्कुल लिखे हैं। और बहुत सारे चिकित्सक भी हुए हैं जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उस समय तक मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा तक की थी। तो कितने हमारी परंपरा समृद्ध है। और सुश्रुत की बात हो चाहे चरक की बात हो, ऐसी संहिता भी मिलती है, बाकायदा प्रमाण है उसके। तो ऐसा होता है कि आज के दिन चंचल बहुत सारी जगहों पर धन्वंतरी जी की एक मूर्ति जिनके घर में होती है, या जो वैद्य लोग होते हैं वो यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा के जो चिकित्सक हैं उनके घर में मूर्तियां होती हैं, उसकी बाकायदा झांकी सजाई जाती है ताकि लोगों को पता चले कि धन्वंतरी जी कौन थे और किस तरह से इस आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को उन्होंने आगे तक बढ़ाया। और आज हम उसका लाभ उठा रहे हैं और झांकियां सजती हैं, लोग दर्शन करते हैं और तरह तरह के और भी बातें हैं चंचल कि ज्वर जैसे होते हैं, जैसे फीवर होता है या बीमारी होती है, तो उसके अलग अलग जो लक्षण होते हैं उसकी तरह की मूर्तियां भी बहुत सारी जगहों पर अभी भी मिली हैं हमारे देश में। और ऐसे ऐसे वैद्य लोगों के घर में हैं जो उन्हें वहां पर करते हैं। जैसे कि अगर किसी ज्वर में बहुत गर्म निकलती है ना, मुंह एकदम गर्म हो जाता है, नाक से गर्म हवा निकलती है, तो ऐसे मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं जिसमें दिखाते हैं कि हाँ मुंह से आग अग्नि निकल रही है, कान से गर्म हवा निकल रही है। या किसी में अगर शरीर पतला हो गया तो वैसे पतले शरीर वाले, पेट बढ़ गया तो वैसा, इस तरीके के, ताकि देख कर ये पता चल जाए कि किस बीमारी का क्या लक्षण होता है। तो इस तरीके की भी परंपरा है और बड़े अच्छे ढंग से इसको मनाया जाता है। और आज क्योंकि बहुत तकनीक विकसित हो चुकी है तो आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे पता लगा सकते हैं बीमारी का। लेकिन वो समय ऐसा था जब सिर्फ नाड़ी को छू के वैद्य पता लगा लेते थे, क्योंकि हर एक बीमारी में नाड़ी के चलने की जो गति है वो अलग अलग तरह की होती है, तो उससे वो पता लगा लेते थे कि क्या बीमारी है और फिर इसका उपचार किस तरह से करना है। जी हाँ। अगर आम लोगों की बात करें तो उनको शायद पद्धति कौन सी है इसका ज्ञान नहीं होता था। बस कुछ भी हुआ वो चले जाते थे वैद्य जी के पास में, उन्होंने जो पुड़िया दी उस पर वो विश्वास करके करते थे। लेकिन आज लोग समझने लगे कि पद्धतियां कौन कौन सी हैं। और एक समय जब थोड़ा सा आयुर्वेद जब पिछड़ गया था तो अब पूरा विश्व इसकी तरफ आगे बढ़ चला है। लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत घरेलू चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं जिनसे इलाज किए जाते हैं। जी, यानी कि प्राकृतिक चीजों से इलाज होता है उसका। और दवाइयां बनाई जाती हैं जरूर, लेकिन सब चीजें प्राकृतिक होती हैं और जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से होता है। लेकिन हमारे श्रोता ने जैसे खुद लिख कर भेजा है ना कि इसमें जड़ से इलाज होता है, यानी कि यूं कहें कि किसी चीज को दबाया नहीं जाता है बल्कि बीमारी को कोशिश करते हैं कि उसको मूल से नष्ट कर दें। और इसके लिए बड़ी अच्छी 2 पंक्तियां हैं कि किसी ने कहा ना कि किसी के सिर में दर्द हो, किसी का पेट खाली था इसलिए सिर दर्द हो रहा था और चिकित्सक
पेट का नहीं, सिर का इलाज कर रहा था। तो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर आपकी वायु पित्त कफ जैसे उसकी वजह से कहीं दिक्कत है, तो अगर हाथों में दर्द है तो हाथ का इलाज नहीं करेंगे, किस चीज से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका इलाज होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और हम जड़ तक जाने की कोशिश की जाती है। और आपने श्रोता के जिस कमेंट के बारे में जिक्र किया उसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। जरूर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा धन्वंतरी भगवान के जन्म दिवस पर यानी कि धन त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। ये आयु, तेज और आरोग्य के देवता माने जाते हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आयुर्वेद को सबसे बेहतर माना गया है। पौराणिक कथाओं में धनतेरस को धन्वंतरी जी को स्वास्थ्य का देवता माना गया है। आयुर्वेद बीमारी को जड़ से खत्म करता है। हमारे घर में आज के दिन हमारा मानना यह है कि कुछ भी खरीदा नहीं जाता, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं किया जाता, क्योंकि जब कुछ आपातकालीन परिस्थिति आती है, उस वक्त जब हम सफ़र करते हैं, किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तब दवाइयों के लिए, अन्य खर्चों के लिए इस पैसे को काम में लिया जा सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको खास तौर से धन त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और चंचल, बहुत अच्छी बात है, ये तो कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आज खरीदा ही जाए, लेकिन शायद पहले के ज़माने में हम हर रोज़ कुछ नहीं खरीदते थे। हाँ। तो जो भी हो थोड़े पैसे बचाकर और कहीं ना कहीं से अपनी गृहस्थी को समृद्ध करने के लिए परंपरा बनी है कि कोई बर्तन हम खरीद लें, कोई धातु की चीज़ खरीद लें, तो इसी बहाने घर में एक और चीज़ हो जाएगी। क्योंकि पहले लोग बड़े कम में रहते थे, आज हम सब चीज़ें बड़ी आसानी से हमें उपलब्ध हैं, बहुत हमारे पास सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बनी हैं। और सच बात है कि इसको हम धर्म से जोड़कर बहुत रिजिड न हो तो बेहतर है। और इन्होंने जैसे बहुत अच्छा सोचा कि हमने इसलिए पैसे रखे हैं कि कभी जरूरत पड़े चिकित्सा के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए, तो उसके लिए रखा है। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने पैसे की व्यवस्था कैसे करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है, हमारे त्योहारों में दान का बड़ा महत्व होता है, तो इस चीज से भी आप जोड़ सकते हैं। आप किसी की मदद कर दीजिए, बिल्कुल। उस पैसे को यहाँ वहाँ यूं ही खर्च करने से अच्छा है किसी जरूरतमंद के वो काम आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और यूं तो बहुत सारी मान्यताओं से जोड़कर हम बहुत सारी चीजों को मनाते चले आ रहे हैं। तो ये हमें समझना है कि किन चीजों को मनाना जरूरी है, उन्हें हम मनाएं, और जो बहुत जरूरी ना है, नहीं हो, उन्हें हम छोड़ भी सकते हैं। यानी कि समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। और हमें लगता है जो वर्तमान स्वरूप भी है वो कहीं ना कहीं से बहुत जो मूल रूप में था उसमें काफी बदलाव आया जरूर होगा। और बहुत सारी और भी बातें हैं तो वो हम करते रहेंगे। और इससे पहले एक गीत सुन लेते हैं, चंचल।
करे तू भी आ जाए, हाय हाय अल्लाह करे तू भी आ जाए, अल्लाह करे तू भी आ जाए। तो भाई गाना तो सच में बड़ा अच्छा चंचल तुमने सुनवाया। और मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ही गाना था। अच्छा, तो भाई ये तो बड़ी ख़ास बात है, लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी बड़ी ख़ास है ना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हरिका द्रोणवल्ली, एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और हमारे देश द्वारा आपको वर्ष 2007-8 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और व्लादिमीर क्रैमनिक और जुडिक पोलगर और विश्वनाथन आनंद आपकी प्रेरणा स्रोत हैं शतरंज के क्षेत्र में। और खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भाई 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनके अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो द्रोणवल्ली का जन्म रमेश और श्रीमती स्वर्णा द्रोणवल्ली के घर 12 जनवरी 1991 को गुंटूर में हुआ। यहीं पर उन्होंने श्री वेंकटेश्वर बाला कुटीर में भाग लिया था। उनके पिता रमेश मंगलागिरी में एक पंचायत राज उपखंड में उप कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्य करते थे। और हरिका द्रोणवल्ली ने बहुत छोटी सी उम्र में ही शतरंज में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। इसीलिए तो अंडर 9 नेशनल चैंपियनशिप में मेडल भी जीता और इसके बाद उन्होंने अंडर 10 लड़कियों के लिए विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और उन्होंने अपने कोच NVS रामाराजू से संपर्क किया और फिर जाहिर है कि बहुत खेल में सुधार हुआ। हम्पी कोनेरू के बाद ग्रैंड मास्टर बनने वाली वे दूसरी भारतीय महिला बनी और हरिका द्रोणवल्ली का अगस्त 2018 में विवाह हो गया। मतलब अंडर 9 अंडर 10 कितनी छोटी सी उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया और बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। तो उपलब्धियों की बात करते हैं उनकी 2000 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 10 गर्ल्स जो कि स्पेन में खेला गया था उसमें रजत पदक अपने नाम किया। और इसी वर्ष अंडर 12 गर्ल्स रजत पदक उन्होंने जीता। अंडर 12 गर्ल्स चैंपियनशिप बीकानेर में यहाँ भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। क्या बात है। 2002 में एशियन अंडर गर्ल्स 18 चैंपियनशिप जो कि बीकानेर में खेला गया था वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर एशियन अंडर 12 गर्ल्स चैंपियनशिप ईरान में जो आयोजित हुई उसमें भी आपको गोल्ड मेडल मिला। और विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भी जो ग्रीस में खेले गए थे उसमें इन्हें कांस्य पदक मिला। 2003 के राष्ट्रमंडल खेल और 2006 के राष्ट्रमंडल खेल यहाँ भी उन्होंने पदक अपने नाम किए। तो 3 में उन्होंने रजत पदक हासिल किया था और 2006 में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। क्या बात है। और इसी वर्ष कालीकट में एशियाई महिला शतरंज चैंपियनशिप के दौरान रजत पदक आपको मिला। और सन 2003 में ही एशियाई महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप जोधपुर में कांस्य पदक आपने जीता। चौथे बोर्ड पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी आपको मिला। और 2004 में एशियाई महाद्वीप में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब इनको मिल गया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। और अंडर 18 गर्ल्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक आपको मिला। एशियाई गर्ल्स चैंपियनशिप ईरान में कांस्य पदक और युवा चैंपियनशिप ग्रीस अंडर 14 में स्वर्ण पदक आपको मिला। यानी कि पदक आपके ऊपर मतलब बरसते रहे बिल्कुल बरसते रहे। और 2005 में बीकानेर में आयोजित एशियन जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में भी आपने रजत पदक मिला। 2006 में भी ऐसे ही आपको मिला। तो उस समय आपने 2006 में स्वर्ण पदक जीता। फिर दूसरे एशियाई खेल जो इंडोर हुए उसमें मकाओ में जो खेला गया 2007 में उसमें हरिका द्रोणवल्ली ने रैपिड शतरंज व्यक्तिगत महिला खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और शास्त्रीय शतरंज व्यक्तिगत महिला इस खेल में कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया। और बांग्लादेश में जो कि 2007 में ही खेले गए थे एशियाई क्षेत्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और इसी साल राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे वहाँ स्वर्ण पदक इन्होंने। तो इस तरह से आपकी जो ये रेलगाड़ी है ना चलती रही। 2008 में तुर्की पहुंची और यहाँ पर जो आयोजित की गई विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप इसमें स्वर्ण पदक आपको मिला। और इसी वर्ष विशाखापट्टनम में खेले गए एशियाई महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप में वो कैप्टन रही और उनकी कप्तानी में टीम ने सिल्वर मेडल जीता। साथ ही शीर्ष बोर्ड पर व्यक्तिगत रजत पदक भी आपने हासिल किया। और अभी आगे चलते हैं, उपलब्धियां बहुत मतलब अभी ट्रेन रुकी नहीं है। चलो फिर 2010 में चलते हैं। 2010 में राष्ट्रमंडल महिला शतरंज चैंपियनशिप स्वर्ण पदक, फिर 16वें एशियाई खेल में महिला व्यक्तिगत शतरंज के दौरान कांस्य पदक। 2011 में आ जाते हैं। यहाँ चीन में जब खेले गए शतरंज खेला गया इनके द्वारा तो महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर बनाया और
तीसरा जीएम खिताब अपने नाम कर लिया। क्या बात है। और और दक्षिण अफ्रीका में खेले गए राष्ट्रमंडल महिला शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक, और फिर भारत में ही मेन ग्रैंड मास्टर बनने वाली ये दूसरी बन गई हमारे देश की। और अब 2012 की अगर बात की जाए तो विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया था। तुर्की में खेले गए महिला शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का वो हिस्सा रही और फिर इसमें चौथे स्थान पर वो रही। क्या बात है। शतरंज इतिहास में ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम था चंचल उस समय का ये। और विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप में ये टीम भले ही जैसे तुमने कहा कि चौथे स्थान पर रही, लेकिन दूसरे बोर्ड में व्यक्तिगत रजत पदक जो है इनको मिला था, हरिका जी को। बड़ी बात है। बात अभी यही खत्म नहीं होती, अब 2014 में चलते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ईरान में खेल आयोजित हुए। एशियाई महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप शीर्ष बोर्ड पर एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक द्रोणवल्ली ने अपने नाम किया और फिर टीम ने मानक रूप में रजत पदक ये भी प्राप्त कर लिया। रोम में जब 2015 में आयोजित हुए खेल तो इसमें विश्व महिला ऑनलाइन बिल्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक द्रोणवल्ली को मिला। और इसी साल संयुक्त अरब अमीरात में जब खेल आयोजित हुए तो एशिया रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और इस तरह से विश्व जितनी भी चैंपियनशिप यानी प्रतिस्पर्धाएं होती रही शतरंज की, उसमें 2017 में ईरान में जो खेल खेला गया उसमें आपको कांस्य पदक, फिर 2019 में भारत के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से आपको मतलब सम्मानित किया गया यानी पद्मश्री आपको दिया गया। और 2021 में FIDE महिला विश्व चैंपियनशिप में आपको रजत पदक मिला। और इस तरह से चलता रहा। 2021 में कांस्य पदक जीता, फिर इसी तरह से पुरस्कार 2016 में 17 में आपको मिलता रहा। और हम सोचते हैं कि इस तरह से आपकी जो ये रफ्तार है चलती रहेगी और हमारे बहुत सारे साथियों के लिए प्रेरणा की बात है ना। जी, शतरंज कहते हैं ना कि बड़ा एकदम एकाग्र होकर दिमाग लगा खेला जाता है। तो जिन बच्चों को इसमें रुचि है बिल्कुल जरूर उनके अभिभावकों को इसमें आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, यानी कि जिसमें धैर्य से बैठने की क्षमता हो। हाँ। वो ये नहीं कि खेल का मतलब कि बस खिलंदड़े बने रहे और कूदते रहे। ये खेल ऐसा है जिसमें बैठना पड़ता है ना। और रेणु जी, जब हम छोटे थे ना तो कई बार सोचते थे कि क्योंकि जब हम खेलते थे तो वो गोटियों से खेला जाता है, भाई 8 आए तो 8 कदम आगे बढ़ना है। यहाँ कोई पासे नहीं चले फिर कैसे चलता है। तो छोटे बच्चों को कई बार बातें समझ में नहीं आती हैं कि घोड़ा किस तरह की चाल चलेगा या हाथी कैसे चलेगा। लेकिन हरिका द्रोणवल्ली वो उदाहरण है जिन्होंने 9 और 10 वर्ष की उम्र में ही बहुत अच्छा खेल लिया था। तो भाई बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ध्यान रखिए, हम गीत सुनवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
कैसा जादू फेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना, मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना। नैन हमारे तुम संग लागे, तुम संग प्रीत हमारी, मन भाए तुम जानो न जानो, जाने है दुनिया सारी, कोई और न मेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना। मोरनी बन के राह सकूं मैं, तुम बादल बन जाओ, मेरे प्यासे रोम रोम पे रस बरसाते जाओ, मेरा दिल में बसेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा प्यार का बंधन जन्म जन्म का, सास के संग ही टूटे, सारे ही रंग फीके पड़ जाए, प्यार का रंग न छूटे, तूने तन मन घेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना, मेरा दिल अब तेरा साजना, कैसा जादू तेरा साजना। तो भाई ये गीत जो हमने सुना, जादू की बात तो लगती है। और हमारे एक साथी ने बड़े अच्छे से लिखा है, खास तौर से पता है चंचल, उन्होंने हरिका द्रोणवल्ली जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। पता है उसकी खास वजह है, क्या वजह है? आप लिख रही हैं कि मेरे बच्चों ने कई बार शतरंज खेलना सिखाया, पर अफसोस कभी खेलने बैठते हैं तो मैं ठीक से खेल नहीं पाती हूँ, सब चीज़ अपने बस में हो ऐसा नहीं होता, और इसलिए ज़्यादा मतलब मुझे लगता है मुतासिर हैं कि इतना अच्छा कैसे खेल लेती हैं हरिका जी। तो भाई होता है, और ये सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना, तुमने जैसे पहले ही कहा कि जो ध्यान लगा सकता है, बैठ सकता है, वो इस खेल को खेले, जिसको दौड़ना धूपना है वो बाकी क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेल ले। तो हर की अपनी अपनी क्षमता होती है और उसी हिसाब से काम करना चाहिए, है ना। और बिल्कुल बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है मोहरों को मारने के लिए कि यहाँ से इसे हाथी से घोड़े को मारना है, या कौन सा जो बहुत कहते हैं ना कि हर उस मोहरे की एक अलग चाल होती है, महत्व होता है। जैसे प्यादा है वो तो किसी से नहीं, किसको पहले खत्म किया जाए जिससे सामने वाले का खेल कमजोर पड़ जाए और हमें जीतने की संभावना पड़ जाए। तो ये समझ होनी बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। और वही बात जो आती है कि जब हम अपने आगे अपने करियर की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो भी हमें देखना पड़ता है कि हमारे में क्या क्षमता है और किस क्षेत्र में हम ज्यादा सफल होंगे, है ना। लेकिन चंचल, हम तो कोशिश करते हैं कि लगभग हर क्षेत्र बता दें, ताकि जिसमें जिसको अच्छा लगे वो उसमें चला जाए। थोड़ी सी हम प्रयास करते हैं कि थोड़ी सी आपको दिशा दे सकें या उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकें। तो इसीलिए आज हमने चुना है रेणु जी बैंकिंग का करियर। जी, बैंकिंग एक वो क्षेत्र है
जो हमेशा से ही युवाओं को, छात्र छात्राओं को आकर्षित करता रहा है। 12वीं के बाद कॉमर्स या फिर अन्य किसी भी स्ट्रीम के साथ में जो भी छात्र छात्राएं हैं वो बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी के लिहाज से ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं होती है। बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस क्षेत्र में शानदार करियर बनाने के लिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के करके एक शानदार भविष्य बनाया जा सकता है। और आजकल तो देखो चंचल, इतनी ज़्यादा शाखाएं हो गई हैं हर बैंक की कि गाँव को भी जोड़ा जा रहा है, पहल की जा रही है, तो जाहिर है कि उतनी ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और बैंकिंग सेक्टर तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पहले वित्तीय जानकारी और बाजार की परिस्थितियों की अच्छी सी समझ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जो काम होते हैं वो पैसे के लेन देन के होते हैं, इसलिए आप में वित्तीय समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होना बड़ा जरूरी है, जो इस क्षेत्र में जाने की रुचि रखते हैं। साथ ही मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल होना भी उनमें जरूरी है। बैंकिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के लिए उम्मीदवार जो भी हैं उन्हें स्नातक किसी भी विषय में वो कर रहे हैं वहां से 50% अंक लेकर उन्हें उत्तीर्ण होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस करते समय मूलभूत बैंकिंग प्रोफाइल जैसे धन जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना, जो भी अन्य बैंकिंग कार्य हैं उनको संभालने की जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। और बैंकों के बीच बैंकिंग कार्य जो करना होता है उसमें बैंकिंग कार्य करना होता है। आसान खाता बही, कॉर्पोरेट क्रेडिट, परियोजना क्रेडिट, वित्तीय क्रेडिट और उपभोक्ता क्रेडिट जैसी सभी कार्यों को इसके तहत सिखाया जाता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां काम करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के लिए पहले एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मूलतः जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि काम करना है तो अंग्रेजी, गणितीय योग्यता, लिखित परीक्षा में रीजनिंग की जांच की जाती है। और परीक्षा पूरी होने के बाद फिर जैसा कि होता है कि इंटर्नशिप कराई जाती है, फिर शिक्षा लोन आदि के बारे में बताया जाता है। तो सब आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ, शिक्षा लोन बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब हम किसी उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और अभिभावकों के पास में उतनी आर्थिक क्षमता नहीं है तो बैंकों से वो मदद लेते हैं। तो शिक्षा लोन के बारे में भी बहुत सिखाया जाता है। और इस क्षेत्र में करियर बनाने के बहुत सारे बेशुमार मौके लोगों को मिलते हैं। कोर्स खत्म करने के बाद में इंटरनेशनल बैंकिंग, फॉरेक्स और ट्रेजरी, कॉर्पोरेट ऋण, फाइनेंशियल रिसर्च से संबंधित संस्थानों में नौकरी के विकल्प उनको मिल जाते हैं। ज्यादातर सार्वजनिक बैंक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा के आधार पर क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए नियुक्ति निकालते हैं, जो कि उम्मीदवार को बदलते हुए परिवेश को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर जब सीख जाते हैं तो इसमें सफलता भी मिल जाती है उनको। और जो हम जैसे कह रहे हैं कि इसमें संभावनाएं बहुत हैं, इतनी ज़्यादा शाखाएं हैं, इतने ज़्यादा बैंक आ गए हैं कि इसी को देखते हुए शायद जो आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले 10 वर्षों में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। और ऐसा करके हमारा देश BSFI सेक्टर वॉल्यूम एंड एम्प्लॉयमेंट में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं और आगे इसका भविष्य क्या है। और इसीलिए जो छात्र छात्रा हैं वो अब तक अपना जो करियर तय नहीं कर पाए हैं कि उनको क्या करना है, वो इसको जरूर चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में योग्य प्रोफेशनल्स की जरूरत हमेशा से रही है और ऐसे लोग जो व्यवहारिक रूप से भी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं और बहुत जल्दी निर्णय भी ले सकते हैं ऐसी बातों पर, उनको बारीकी से सोचने समझने की और तर्क करने की क्षमता भी उनमें है, तो वो जरूर इसे अपने करियर विकल्प के रूप में चुने। बिल्कुल सही बात है। और काम की अगर हम बात करें तो बैंकों में कर्ज लेन देन की प्रक्रिया होती है। इस क्षेत्र में जाने वाले उम्मीदवार बैंक में लोन ऑफिसर बनकर भी करियर बना सकते हैं। लोन ऑफिसर लोगों को आप सब जानते हैं, जैसे हम कार लेते हैं तो उसका लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, बहुत सारे इस तरीके के लोन हैं, उसको दिलवाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही ये जो अधिकारी होते हैं लोगों को लोन से जुड़ी विभिन्न ज़रूरतों और नियमों के बारे में बताते हैं, उनको एक तरह से सुझाव भी देते हैं या उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। लोन ऑफिसर लोन आवेदकों की क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, कॉर्पोरेट वित्तीय विवरण देखते हैं और अन्य वित्तीय जानकारियां प्राप्त करके फिर उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। ये जो भी आपने एक बात कही कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कि
कहीं उन्होंने पहले कोई लोन तो नहीं लिया है, और अगर लोन कोई लिया हुआ है उन्होंने, तो उस जो वो पैसा बाद में बैंक को जब चुका रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड उनका किस तरह कैसा है, यानी कि उन्होंने कहीं बीच में गोली तो नहीं मार दी कि हाँ 4 महीने दिया फिर 2 महीने गायब हो गए। तो इस तरह से जो उनकी एक तरह से कहते हैं ना कि सिंसियर कितने हैं, या कितने जिम्मेदार हैं, या कितने सजग हैं, ये सारी चीजें देखना कि हाँ कितने जागरूक हैं कि उन्हें समय से देना है तो उन्होंने समय से भुगतान किया या नहीं। और ग्रेजुएशन के बाद में, यानी स्नातक की डिग्री के बाद में, स्टूडेंट्स जो भी हैं जो इस क्षेत्र को चुनने की सोच रहे हैं, वो बैंकिंग और फाइनेंस के कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। 50% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इस कोर्स के लिए आवेदन अवश्य कर सकते हैं। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में रोजगार पाना चाहते हैं, वे अच्छी आमदनी भी पा सकते हैं और बहुत बेहतर भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि जैसा हम बता चुके हैं बहुत सारे अवसर हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है इस क्षेत्र में, तो आपकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और एक बात और है, बड़ी अच्छी बात जो है, जैसे हमने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा ये रोजगार माना जाता है, क्योंकि इसमें आप नौकरी करते करते भी इनकी जो आंतरिक परीक्षाएं होती रहती हैं प्रमोशन के लिए, वो भी होती रहती हैं। आप साथ साथ पढ़ते हुए उसी में अंदर प्रमोशन वैसे भी पा सकते हैं, और आप सीधे भी अधिकारी के तौर पर भी आ सकते हैं, और अगर आप निचले स्तर से जा रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं पढ़ के आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यानी कि ये बड़ी अच्छी इसमें संभावनाएं हैं, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी गैर सरकारी, उससे आप इसमें फाइनेंस संबंधी पाठ्यक्रम कर सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जो है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, तो इन सारी जगहों से आप और भी जानकारी ले सकते हैं। और बैंकिंग के यूनिवर्सिटीज जहाँ जहाँ है, संस्थान कौन कौन सी जगह हैं, आपके जहाँ रहते हैं उसके निकट जो भी है, इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी आजकल उपलब्ध होती है। तो अगर आपकी रुचि है इस क्षेत्र में, तो जरूर आप इंटरनेट से जानकारी लेकर नजदीकी संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम गीत सुनवा सकते हैं आपको, है ना? सोचते सवेरा हो गया, क्या देखा था तुझ में दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। है मुझ में भी
भाई ऐसा ना हो कि सोचते सोचते सवेरा हो जाए। अगर हम कोई चीज खरीदें तो समय से जागरूक होना बड़ा जरूरी है ना। सोचते ही सोचते उजाला हो गया। उजाला फिल्म का गाना था। और ये जो देखिए त्योहार है ना, ये भी उजाले का है, रोशनी का है। बहुत सारी रोशनी हर तरफ बिखरी हुई नजर आती है जी। और इसमें खरीदारी की बात भी आती है भाई। देखो त्योहार में तो हर त्योहार में खरीदारी होती है, लेकिन जैसे तुमने कहा ना, और हम लोगों ने कल भी कार्यक्रम में कहा था कि हम चाहते हैं कि घर में मतलब हर चीज, चाहे हमारा फर्नीचर हो, चाहे गद्दे हो, चादरें हो, हमारे अपने कपड़े हों, और पूरा घर जो है उसका रंग रोगन हो जाए, यानी सब में एकदम नयापन आ जाए। हाँ। तो जाहिर है कि खरीदारी ज्यादा होगी ही होगी। वैसे भी बारिश के बाद जो ये त्योहार आता है तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि साफ सफाई की अहमियत ही अलग होती है ना। और इस समय तो खास तौर से हम समझ रहे हैं कि कैसे घर साफ रहना चाहिए और खुद हमें साफ रहना चाहिए, है ना। साफ सफाई का वैज्ञानिक महत्व भी है, जी, क्योंकि बारिश बिल्कुल। के बाद में जो सीलन या जो होती है ना, उससे कुछ कीड़ेपन घर में हो जाते हैं। बहुत। तो वो जब रंगाई पुताई या लेप किया जाता है घर में और हम कुछ कीटनाशक डालते हैं, तो जो भी बारिश की वजह से जो सीलन है, दुर्गंध है, वो खत्म हो जाती है और घर में जो भी मकड़ी जाले होते हैं वो सब साफ सुथरे हो जाते हैं। घर में एक नयापन आ जाता है। नयापन आ जाता है और हम सब चाहते हैं कि नयापन रहे और हम जब कहीं भी जाएं तो मन एकदम खुश हो जाए। तो जाहिर है कि इसके लिए खरीदारी करते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि कुछ ऐसा ना हो कि हम सोते रह जाएं और खरीदारी करके लाए, कुछ गड़बड़ निकला और हम लगे कि हम ठगे से गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खरीदारी हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम सावधानी रखेंगे तो जाहिर है कि अगर हमें कोई दिक्कत आई तो हम उसका पहला जो है प्रतिफल, या यूं कहें कि उसका रिटर्न हम ले सकते हैं। यानी कि दुकानदार से शिकायत करने पर जो अपनी गलती मानकर सामान वापस नहीं लेता, चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती हो तो और ज़्यादा दुख होता है। तो इसके लिए जो है हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। चंचल, बिल्कुल, कंज्यूमर राइट्स इन्हें हम कहते हैं, उपभोक्ता के अधिकार। इन्हें अगर हम जान लें तो हमारे साथ ठगाई नहीं होगी, और ठगाई हो भी गई है तो उसके खिलाफ किस तरह से हमें आगे कार्य करना है इसकी हमें पता होगा। तो सामान खरीदते समय दुकानदार से सबसे पहली चीज तो ये कि हमेशा पक्का बिल लें। कई बार हम टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, कच्चा बिल ले लेते हैं, यानी कि हाथ से लिखी हुई चीज ले लेते हैं। और बाद में जब हमें पता लगा कि भाई चीज में कोई नुक्स है, कोई कमी है, या हम ठगे गए हैं, और जब शिकायत करने की नौबत आती है तो वो जो कच्चा बिल है हमारे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं आता। तब हमें लगता है हम और ठगे गए। हाँ। क्योंकि जब हम परेशान भी हो रहे हैं, हमारा पैसा भी गया, और उसके बाद दुकानदार हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने तो पहले ही चालाकी कर ली। हाँ। आप तो गए, है ना। हाँ। क्या होता है चंचल कि हम पहले तो बड़ी तेजी से जाते हैं कि ये गड़बड़ है और इसको वापस करो, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि हम किस हक से जा रहे हैं। तो हक पाने के लिए पहले हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो पक्का बिल बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब भी कोई खरीद फरोख्त हो तो हाथ से लिखकर, जब अगर कोई दे भी रहा है तो हम जागरूक रहें और हम मना कर दें कि कच्चा बिल हमें नहीं चाहिए, प्रिंटेड बिल हम लेंगे। जी। तो या तो उन्होंने प्रिंट करवा कर बिल रखे हैं, या फिर आजकल कंप्यूटराइज बिल का भी एक वो चल पड़ा है। तो चंचल, इसमें एक बात और है कि अगर हम पक्का बिल भी लेते हैं तो वो भी कभी कभी जो होता है वो डुप्लीकेट होता है। उसमें कभी भी दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ नहीं देगा, नुकसान ही देगा। आप बड़े आश्वस्त होंगे, लेकिन आप उसमें दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर, सब चीजें देखें वो छपा है कि नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट रसीद बड़ी आसानी से, कच्ची वो रसीद भी छपी हुई मिल जाती है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखना बहुत जरूरी है कि दुकान का नंबर है या नहीं, उसमें तारीख लिखी है या नहीं लिखी है। ये सारी चीज देखकर ही आप बिल्कुल लें, और बिल जरूर लें। हाँ, ऐसा बिल जो होगा उसमें जो भी आप प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, जो भी सामान आप ले रहे हैं, उसकी भी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, उसकी कीमत, उसका बैच नंबर, ये सारी चीजें लिखी होनी जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जब अगर उपभोक्ता फोरम तक जाने की नौबत आती है तो ये सब चीजें बड़ी काम आती है। बिल्कुल, यानी कि खरीदारी के दौरान प्रोडक्ट पर लिखी गई सारी नियम शर्तें भी पढ़ लें, और उसके साथ साथ खासकर कोई कीमती चीज ले रहे हैं तो उसके साथ मिलने वाला जो भी ब्रोशर मिलता है, उसमें जो भी चीज़ें, गारंटी वारंटी, इनका क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि हम कह रहे हैं ना कि उसमें ये सब लिखा रहता है किस स्थिति में चीज़ें बदली जाएंगी, उनके कौन से पार्ट बदले जाएंगे, कौन से नहीं बदले जाएंगे, या केवल वो सर्विस मुफ्त में देंगे, या पार्ट्स बदलने के भी फ्री में देंगे, और किस दिन तक देंगे, 6 महीना, 1 साल। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इन सबको इकट्ठा रख लेना चाहिए। और जो भी सामान या जो भी उत्पाद हम खरीद रहे हैं, उस सिर्फ दुकानदार नहीं, उसका जो भी मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का, उसके बारे में भी जानकारी हमें दुकानदार से ले लेनी चाहिए। क्योंकि दुकानदार सिर्फ एक रिटेलर के तौर पे ही काम कर रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम चीज़ें समझ लें, देख लें, और सुरक्षा चिन्ह उस पर अगर है तो उनकी भी जाँच कर लें। साथ ही जैसे गारंटी वारंटी कार्ड जो आपने बताया ना, कि ये कार्ड हम खुद ना भर के दुकानदार से भरवा लें और उस पर मोहर लगवा लें, ताकि वो आगे चल के मुकर ना सके। क्योंकि उसकी अवधि निश्चित होती है, तो फिर किस दिन से आप उसको जोड़ेंगे ये नहीं पता चलता अगर आपने उनसे नहीं भरवाया है तो। और फिर जो लिखाई है वो भी साफ सुथरी हो, इसका भी ध्यान रखें। हाँ, बिल्कुल।
तो जब चीज़ें हम खरीदें तो ये भी ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, जैसे खाने पीने की चीज़ों में ख़ास तौर से कि ये कब बना है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और ऐसी कोई चीज़ ना लें जिससे कि आपको एलर्जी हो। हाँ, खाने पीने की जो चीज़ होती है उस पर पूरा ब्यौरा लिखा रहता है, तो आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो पहले ही उस चीज़ को देख कर नकार सकते हैं। हाँ, यानी कि उसमें जो कंटेंट लिखा होता है कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लें एक बार। और किसी प्रोडक्ट में अगर कोई दोष पाया गया तो उसकी शिकायत हम कर सकते हैं। जी। प्रोडक्ट पर लिखी गई कीमत से अगर अधिक भुगतान हम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ के लिए जागरूक रहें कि कोई हमसे पैसे ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। और वस्तु के व्यापार में सेवाओं की कमी जब अगर है तो उसके बारे में भी हम शिकायत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम प्रोडक्ट की ही शिकायत करें, अगर सेवाएं हमें सही नहीं दी जा रही तो उसकी भी शिकायत होती है। अब सेवा की बात में श्रोता आप समझ रहे हैं ना कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि बैंकिंग है, या आपने कहीं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, या आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं, बस में, किसी कंपनी में गए हैं, किसी होटल में गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो जैसे कि ऐसा नहीं कि जो आपने खाया है सिर्फ उसके बारे में आप वहाँ की, अगर आप उन्होंने लिखा है कि एयर कंडीशन है, नहीं है वहाँ पर एयर कंडीशन नहीं दिया उन्होंने, या कोई आपसे गलत टैक्स ले रहे हैं, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। और बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल्स में अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ जो भी चीज़ आपने खाने के लिए मंगाई उसकी क्वालिटी अगर आपको लगा कि उचित नहीं है, सही नहीं है, कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है आप को हम बता दें कि वहाँ के ज़िला कंज्यूमर फोरम में किया जाना चाहिए जहाँ से आपने सर्विस ली है, चाहे वो दुकान हो या कोई आपने जैसे सेवा की बात कर रहे हैं। और 20 लाख रुपए तक की कीमत के सामान संबंधित विवाद की स्थिति में आप जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं, और 1 करोड़ रुपए तक के राज्य कमीशन में, और उससे ऊपर की शिकायत के लिए नेशनल कमीशन में आपको जाना पड़ेगा। और उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने पर बतौर फीस बहुत ही कम पैसे देने हैं। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे माने तो मान लीजिए अगर 1 लाख की कीमत का कोई सामान है तो 100 रुपए, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो जो कीमत है वो बहुत कम होती है। और ये जो भी फीस हम देते हैं ये हमें पोस्टल स्टैम्प के रूप में देनी होती है। कंज्यूमर कमीशन की कंप्लेंट फाइल करने के लिए अगर कोई अपनी तरफ से वकील नहीं कर पाता है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है या कोई भी परिस्थिति है, तो कमीशन की तरफ से ये लीगल मदद भी मुहैया करवाई जाती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ना सोचें आप कि ये जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर कहीं ऐसा तो नहीं कंज्यूमर फोरम जाने में आप ठगे जा रहे हों, है ना? तो इसके लिए आप बहुत सजग रहें कि आपको ये ना लगे कि फिर आप परेशान हो रहे हैं, या ये तो किस लिए बना है, ये तो हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए भी आप सजग रहना आपका बहुत ज़रूरी है। और शिकायत करने से पहले बेहतर ये होगा चंचल कि जिस कंपनी में या जिस चीज़ की, जिस प्रोडक्ट की हम शिकायत कर रहे हैं वहाँ पर इसको हम पहले बता दें, या उसकी जो नोटिस हम भेज रहे हैं उसकी नोटिस भेज दें। हो सकता है कि आपकी नोटिस से वो स्वयं अपनी गलती मान लें और आपकी जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दें, तो आपको इतना दौड़ना पड़ेगा नहीं, है ना? और ये बहुत ज़रूरी तो नहीं है कि उस कंपनी को नोटिस दिया जाए, लेकिन ऐसी सलाह दी जाती है क्योंकि आपका जो भी मामला है, कोर्ट जाने की जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ से आप बच सकते हैं। और इसके बारे में अगर आके थोड़ा सा हम बताएं अपने श्रोताओं को, तो जो भी जानकारी आपको लिखनी है वो पूरी लिखनी है। उसमें खरीदारी की तारीख, रिटेलर का नाम, पूरी डिटेल, गारंटी वारंटी कार्ड, ये सारे जो भी दस्तावेज आपके पास में हैं उनको आपको जोड़ देना है। और अगर आप जिला फोरम से के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसके आगे जा सकते हैं, यानी कि स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। वहाँ का फैसला भी आपको अगर नागवार गुजरे तो नेशनल कमीशन में भी आप अपील कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ज़रूरी, जैसा हमने कहा कि अपने पहले कील कांटे मजबूत कर लें, यानी कि बहुत अच्छी तरह से जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो आप खुद चाक चौबंद रहें, खूब सजग रहें। उसके बाद तो बाकी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, आप उसको कर सकते हैं। और अब हम एक गाना सुन सकते हैं। ऐसा तुमसे उल्फत हो गई, दगा दगा वही वही वही
तो भाई हमारे बहुत सारे साथियों ने ढेर सारा लिखकर भेजा है उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कि किस तरह से हम अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। क्या? हमारी एक सखी लिखती हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, इससे संबंधित जानकारी बच्चों को उनके स्कूल पाठ्यक्रम में भी दी गई है और ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम पहले भी चाहते हैं, और जैसे तुमने शुरू में कहा ना कि आयुर्वेद की बात हो या व्यायाम की बात हो, योग की बात हो, ये सारी चीज़ हम सोचते हैं कि जब उम्र आएगी हम परेशान होंगे तब शुरू करेंगे। भाई हर चीज़ का अभ्यास अगर हम शुरू से करेंगे तब हमारी आदत बनी रहेगी। यूं ही आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम यही तो चाहते हैं। बिल्कुल। तो बस त्योहार का आनंद लेते रहें और अपने जो भी अधिकार हैं उनको भी जानें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। लेते हैं विदा सखियों से। तो इसी के साथ रेणु चतुर्वेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।